नमस्कार दोस्तों, विजय एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। हम लोग सीपीओ के जो क्वेश्चंस थे जीएस वाले सेक्शन के, उनको हम डील कर रहे थे। तो आज का जो हमारा सेट हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है एसएससी सीपीओ टीयर 1 का जीएस का सेक्शन। और ये जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपका 3/10/2023 को हुआ था और ये आपका सेकंड सेट है। चलिए अब जरा इन क्वेश्चंस की तरफ को बढ़ते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारे पास, चंबल, हिंडन, टॉस रिवर आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर। चंबल, हिंडन या तथा टॉस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो उत्तर है आपका यमुना नदी। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझते हैं और वो है सहायक नदी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, जिस जगह पे दो नदियों का संगम होता है और उस संगम में जो नदी ज्यादा जल लेकर आती है, उससे आगे जो नदी ज्यादा पानी लाई हुई होती है उससे आगे उसी नदी का नाम आता है और जो दूसरी नदी है वो सहायक नदी बन जाती है। यमुना नदी हमारे देश में बहने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है जिसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। चलिए दूसरी अगर हम इसमें ऑप्शंस को देखें तो सेकंड ऑप्शन जो है वो है हमारे पास महानदी का। अब महानदी के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो ये है कि हमारे देश का सबसे लंबा बांध, जिसको हम कहते हैं हीराकुंड बांध, ये आपका इसी महानदी पर बना हुआ है। कावेरी, कावेरी दक्षिण में बहने वाली एक, मतलब अगर हम जल के हिसाब से देखें, वाटर वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो दक्षिण में बहने वाली सबसे लार्जेस्ट रिवर है। ये एक ऐसी नदी है जिसमें साल भर जल रहता है, यानी ये एक एनुअल रिवर है। तापी नदी, तापी नदी आपकी कहलाती है ट्विन ऑफ नर्मदा, यानी इसे नर्मदा नदी की जुड़वा कहा जाता है। ये नर्मदा नदी के समानांतर बहती है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, एक सिटी है हमारे पास सूरत, मध्यकाल में बहुत महत्वपूर्ण सिटीज में से एक हुआ करती थी। ये एक ऐसी सिटी है जिसकी योग्यता वर्तमान समय में बॉम्बे जैसी है। जो भी हमारे अधिकांश जो विदेशी व्यापार होता था और ख़ास तौर से मुगलों के जो किंगडम था उसमें जो विदेशी व्यापार होता था उनका मुख्य औद्योगिक केंद्र सूरत हुआ करता था और सूरत सिटी तापी नदी के किनारे है। वर्तमान में जो सूरत है वो आपका दुनिया का सबसे बड़ा हीरे को तराशने और पॉलिश करने का केंद्र है। तो इस तथ्य के साथ बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ को। तो हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों ये होती है 40 से 60% की। चलिए अब जरा सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली या कोशिका कला के नाम से जिसे जाना जाता है, ये एक सेमी परमिएबल स्ट्रक्चर होता है, यानी ये एक अर्धपारगम्य हिस्सा होता है जो कोशिका के लिए आवश्यक चीजों को अंदर आने दे, सेल के अंदर, कोशिका के अंदर प्रवेश करने देता है और जो कोशिका के लिए हानिकारक चीजें होती हैं उसे कोशिका से बाहर जाने देता है। इसकी जो संरचना होती है वो लाइपो प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, और तरल मोज़ैक मॉडल, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, इसका सबसे ज्यादा स्वीकृत संरचनात्मक स्ट्रक्चर माना गया है। तो आप लोग कमेंट में ये बताइए मुझे कि फ्लूइड मोज़ैक मॉडल किसके द्वारा दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ को।
और अगला सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा 1984 में नृत्य में पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता थे? ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण अवार्ड इन डांस इन ईयर 1984? तो दोस्तों इसका जो हमारा उत्तर है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद्म विभूषण है हमारे जो हैं श्री बिरजू महाराज जी। ठीक है, अब जो बिरजू महाराज हैं ये आपके कथक प्रोपोनेंट है, यानी ये कथक डांस करते हैं। इनमें से अगर आप लोग देखिए, ये कथक डांसर हैं, ये कथक डांसर हैं एहसान हिलाल। ये एक इनका जो नृत्य का, इनके डांस का जो मेन बेसिस है वो कथक है, किंतु ये एक बैले डांसर है। ठीक है, एहसान हिलाल एक बैले डांसर है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ को। विच डांस फॉर्म ऑफ गोवा इज नोन एज वॉरियर डांस? ठीक है, चलिए अब जरा अलग अलग नृत्यों को एक एक करके देखते हैं और समझते हैं ये वॉरियर डांस किस में कहा जाता है, किसको कहा जाता है। चलिए, तो सबसे पहले पहला जो नृत्य है हमारा वो है लावणी। अब लावणी नृत्य जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र का डांस है। यूजुअली ये जो लावणी नृत्य है ये महिलाओं द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और लावणी जो वर्ड है ये लावण्य से आया है, और लावण्य का अर्थ होता है सुंदरता यानी कि ब्यूटी। ठीक है, तो इसमें जो महिलाएं हैं वो एक फुल साइज 9 मीटर की जो साड़ी होती है ये उस साड़ी को वेयर करती हैं एक टिपिकल स्टाइल में, और उसके बाद ये डांस परफॉर्म किया जाता है। घोड़े मोडनी, घोड़े मोडनी दोस्तों ये आपका गोवा का वॉरियर डांस है जो कि मराठा कम्युनिटी द्वारा किया जाता है। इसके अंदर जो डांस है ये एक लोक नृत्य है, जिस लोक नृत्य के अंदर आपका एक राइडिंग हॉर्स जो है उसके एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। मतलब ये डिपिक्ट किया जाता है कि आप जैसे एक घोड़े में बैठ के युद्ध के लिए जा रहे हैं। तो ये बेसिकली आपके मराठों के जो वॉर की तरफ को जब मराठे जाया करते थे ये उसका एक डिपिक्शन है। बिहू, बिहू नृत्य जो है ये आपका असम का नृत्य है। ठीक है, तो असम में ये बिहू किया जाता है, और ये जो बिहू है ये साल में यूजुअली 3 बार किया जाने वाला नृत्य है। एक बैसाख के महीने पे, दूसरा माघ के महीने में, और तीसरा कार्तिक के महीने में। तो इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण जो नृत्य माना जाता है वो आपका जो फर्स्ट वाला बिहू है जिसको हम बोहांग या बैसाख बिहू कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण नृत्य इसमें माना जाता है। ये एक क्लासिकल डांस है। रौफ, ये एक डांस है जो कि यूनियन टेरिटरी कश्मीर की पहचान है, और इस नृत्य को महिलाओं द्वारा ईद के समय पे किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ को। द ऑफिस ऑफ दीवाने इंशा डेल्ट विद विच अफेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन? दीवाने इंशा, अच्छा दोस्तों ये जो दीवाने इंशा है ये सल्तनत पीरियड में एक पद हुआ करता था। ठीक है, और ये जो पद है ये रिलेट करता था स्टेट कॉरस्पॉन्डेंस से, यानी जितने भी राजकीय पत्राचार हुआ करते थे ये उससे संबंधित है। ठीक है, तो जितने भी रॉयल ऑर्डर्स होंगे या राजा द्वारा कोई भी आदेश दिया जाएगा या राजा तक कोई दूसरे देश का कोई भी पैगाम पहुंचाया जाएगा, तो शाही पत्राचार जो भी होता था, ऑफिशियल डिक्लेरेशन जो भी होती थी, वो सब की सब इस दीवाने इंशा के नाम से होती थी। अगर हम लोग देखें इसमें जो सैन्य विभाग है, ठीक है, इस सैन्य विभाग को कहा जाता था
दीवान ए अर्ज, ये मिलिट्री डिपार्टमेंट है जिसको हम, इसका जो हेड हुआ करता था इसको अर्ज मामुलिक भी कहा जाता था। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है दोस्तों ये रहता था किसके पास? वजीर के पास। और धार्मिक जो मामले हुआ करते थे ये देखता था काजी उल कुज़ात। तो काजी उल कुज़ात जो है ये रिलीजियस अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करता था। ठीक है। अच्छा, यहां पे एक चीज समझेंगे, एक काजी उल कुज़ात है और एक पद है यहां पे सद्र उस सुदूर। ठीक है। काजी उल कुज़ात और सद्र उल सुदूर असल में एक ही व्यक्ति के द्वारा होल्ड की जाने वाली दो उपाधियां हुआ करती थी। ठीक है। यहां पे ये रिलीजियस अफेयर्स के साथ साथ जो आपके धार्मिक मामलों के साथ साथ जो न्याय संबंधी मामले हुआ करते थे उन दोनों ऑफिसेस को ये एक ही व्यक्ति देखा करता था। ठीक है। तो सद्र उस सुदूर या काजी उल कुज़ात, जब सद्र उस सुदूर जुडिशियल मामले देखता था यानी न्यायिक डिसीजन देता था उस टाइम पे वो काजी उल कुज़ात कहलाता था। और जब भी आपके रिलीजियस अफेयर देखेगा या विदेशी मामलों को देखेगा उस समय पे इसको सद्र उस सुदूर कहा जाता था। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ को। और अगला सवाल है हमारे पास केर एंड गरिया पूजा। केर और गरिया पूजा आर द ट्रेडिशनल ट्राइबल फेस्टिवल्स ऑफ विच स्टेट? बच्चों, केर और गरिया पूजा जो है ये स्टेट ऑफ त्रिपुरा के यानी त्रिपुरा राज्य के आपके फेस्टिवल्स हैं। ठीक है। और इन फेस्टिवल्स को अगस्त के महीने में सेलिब्रेट किया जाता था। ये पूजा अगस्त के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। और यहां पे जो मेन डीटी हैं ये वासुदेवता हैं जिनकी ये लोग पूजा करते हैं। इस समय पे खास तौर से वासुदेवता की ये पूजा की जाती है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर को। और अगला प्रश्न है प्रभात शर्मा, अ रेसिपिएंट ऑफ संगीत नाट्य अकेडमी अवार्ड, वॉज अ डैश प्लेयर ऑफ असम। ठीक है। तो बच्चों ये बहुत ही मशहूर फ्लूट प्लेयर हैं यानी बांसुरी वादक हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल है विच यूनियन टेरिटरी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011? 2011 के सेंसस के अनुसार, जनगणना के अनुसार सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश में देखी गई है? तो इसका उत्तर है मेरे प्यारे बच्चों लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप हमारा इसका आंसर है जहां मेल लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा देखा गया है। ये एक तथ्यात्मक प्रश्न है। अच्छा, अभी अगर हम लोग देखें तो एसएससी के अंदर थोड़ा सा जो जनसंख्या आधारित प्रश्न है ये आपके ऑलमोस्ट हर सेट में रिपीट हो रहे हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। और इसका जो रीज़न है वो रीज़न है कि 2021 में हमारा सेंसस हुआ है। और सेंसस जब नया सेंसस आ जाता है तो जैसे ही नया सेंसस जो है वो उसका जो रिपोर्ट है, डेटा है, वो कभी भी किसी भी समय पे रिलीज किया जा सकता है। तो एक बार वो रिलीज हो जाएगा तो इसके बाद आपके पास ये और जो 2021 का सेंसस है उसके ऊपर कंपैरेटिव क्वेश्चंस अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है। तो अभी क्योंकि वो किसी भी समय पे रिलीज किया जा सकता है इसीलिए जनरली 2021 जो आपका 2011 का सेंसस है इससे संबंधित प्रश्न जरूर आ रहे हैं। तो जब तक वो नहीं आते हैं तो ये एसएससी के अंदर एक डोमिनेटिंग पार्ट रहने वाला है। तो आप लोग जब नेक्स्ट अपने एग्जाम्स एसएससी द्वारा कंडक्टेड किसी एग्जाम को अपीयर करने जाएंगे तो इसे जरूर पढ़ के जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, Which of the following dances is based on रास लीला थीम ऑफ राधा कृष्ण? राधा कृष्ण के रास लीला पर कौन कौन से नृत्य संबंधित है?
चलिए, अच्छा सबसे पहले तो मैं इसका, अगर मैं उत्तर की बात करूं तो इसका उत्तर जो है दोस्तों वो है मणिपुरी नृत्य। ये राधा और कृष्ण की रासलीला को डिपिक्ट करने वाला नृत्य है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे बाकी नृत्य है, ठीक है, ये किस चीज से संबंधित है? मोहिनी अट्टम, ये दक्षिण सदर्न इंडिया का एक बहुत ही फेमस डांस फॉर्म है। तो केरला में इस डांस फॉर्म को किया जाता है और संगम लिटरेचर में भी हम इस डांस को ट्रेस करते हैं। तो संगम लिटरेचर में अगर आप जब आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में एक बहुत दक्षिण का एक बहुत बेहतरीन संगम लिटरेचर माना जाता है जिसको हम सिलापट्टिकरम कहते हैं। और सिलापट्टिकरम में जो माधवी नाम की एक कैरेक्टर है उसके अंदर, जो इस डांस में बहुत ज़्यादा माहिर मानी जाती है। अब मोहिनी है कौन? मोहिनी असल में श्री विष्णु जी का एक अवतार है और ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय पे विष्णु जी ने ये मोहिनी अवतार लिया था, ठीक है। कथक, अब कथक वर्ड जो है दोस्तों ये ओरिजिनेट होता है कथा से, और कथा का मतलब होता है स्टोरी, ठीक है। तो इस नृत्य के अंदर आपका क्या किया जाता है? अलग अलग स्टोरीज को, अब स्टोरी किस किस की? जो हमारी पौराणिक कहानियां हैं उन पौराणिक कहानियों को यहाँ पे नृत्य और नाट्य दोनों के माध्यम से, यानी डांस हो गया और एक्टिंग हो गई, दोनों के माध्यम से यहाँ पे एक्सप्रेस किया जाता है। अच्छा, कथक इन नॉर्थ इंडिया के पास अगर हम देखें तो हमारे जो क्लासिकल डांसेस हैं उन क्लासिकल डांसेस में एकमात्र डांस हमारे पास ये कथक है। और कथक के अंदर जो हैं वो आपके 3 घराने माने जाते हैं, 3 मेन घराने हैं इसके अंदर, लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना। तो ये 3 मेन घराने हैं इसके अंदर। सतरिया डांस जो है ये आपका अगेन पौराणिक स्टोरीज पे डिपिक्ट करता है, पौराणिक स्टोरीज को इसमें परफॉर्म किया जाता है और कृष्ण और राम की जो स्टोरीज हैं वो इसका मेन पार्ट होती हैं। बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ को, और अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट बी विटामिन डिस्कवर्ड इन 1897 that is essential in amino acids and carbohydrate metabolism and is active in energy production reaction। निम्न में से कौन सा 1897 में खोजा गया पहला विटामिन बी था जो अमीनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट उपापचय में अनिवार्य होता है और ऊर्जा उत्पादन अभिक्रियाओं में सक्रिय है, ठीक है। अच्छा, अब इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है हमारा सबसे पहला वाला विटामिन B1। तो विटामिन B1 का जो नेम है, जो इसका साइंटिफिक नेम है वो थाइमिन है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है फर्स्ट बी विटामिन। अब ये फर्स्ट बी, पहला बी विटामिन, ये टर्म क्यों यूज कर रहे हैं एग्जामिनेशन में? तो फर्स्ट बी विटामिन का मतलब क्या है? देखो बेटा, जो विटामिन बी होता है उसके अलग अलग उपरूप होते हैं, ये अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, और इन सारी की सारी जो फॉर्म्स होती हैं इनको हम कलेक्टिवली, सारी फॉर्म्स संयुक्त रूप से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहलाती हैं। इसमें यहाँ पे ये जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, 4 के 4 जो ऑप्शन हैं वो आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ही हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो हो गया वो हो गया आपका विटामिन B1, ठीक है। सेकेंड जो फोलेट है इसी को हम लोग कहते हैं विटामिन B9, ठीक है। इसी को एक नाम से और जाना जाता है फॉलिक एसिड। तो ये आपको या तो फोलेट के नाम से मिलता है या फॉलिक एसिड के नाम से मिलता है, ठीक है। ये जो बायोटिन है इट इज ऑल्सो नोन एज विटामिन B7 एंड राइबोफ्लाविन जो है ये कहलाता है दोस्तों विटामिन B2, ठीक है। अच्छा, चलिए इसमें एक चीज को और थोड़ा सा याद रखेंगे, आपके विटामिन बी और विटामिन सी, ये 2 ऐसे विटामिन होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। बाकी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये वो विटामिन है जो कि क्या होंगे, हमारे सॉल्युबल होते हैं फैट में। तो यहाँ पे एक एब्रीवेशन याद रखना है आप लोगों ने, एडिक, ADEK।
तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये तीनों के तीनों होंगे फैट सॉल्युबल। बचे हमारे पास विटामिन बी एंड विटामिन सी, और ये घुलते हैं किसमें, आपके पानी में घुलनशील होते हैं। चलिए इस तथ्य के साथ बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ को। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब भाई किसी को हॉकी में येलो कार्ड दिखाया जाता है तो कितने टाइम के लिए बाहर जाता है। तो बच्चों, जब भी किसी को येलो कार्ड दिखाया जाएगा तो ये हमेशा हॉकी में 5 मिनट के लिए ये खेल से बाहर जाएगा। रेड कार्ड दिखा दिया तो भाई फिर वो बाहर ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ को। विच रिट इज इशूड व्हेन द कोर्ट फाइंड्स दैट देयर इज अनलॉफुल अरेस्ट ऑफ अ पर्सन। ठीक है, देखिए संविधान का अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को रिट इशू करने की शक्ति देता है। तो एक सवाल तो आपका यहाँ पे यही बन जाता है कि कौन से अनुच्छेद के अंदर रिट जारी करने का अधिकार मिलता है। तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। दूसरा सवाल इसके ऊपर ये बनता है हमारे पास कि रिट जारी करने की जो शक्ति है वो किसे किसे है। तो हमारे पास 2 बॉडीज हो गई, एक हो गया सुप्रीम कोर्ट, एक हो गया हाई कोर्ट। ठीक है, अब ये रिट जो होती हैं वो 5 प्रकार की रिटें होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहली रिट है, ठीक, इसे कहते हैं मैंडेमस। ठीक, अच्छा यहाँ पे पहला ऑप्शन है, सॉरी, मैंडेमस। दूसरा ऑप्शन है आपके पास क्यो वारंटो, तीसरा है हेबियस कॉर्पस और चौथा है प्रोहिबिशन। इसके अंदर दोस्तों हेबियस कॉर्पस आपकी वो रिट है जिस रिट के माध्यम से कोर्ट अनलॉफुल डिटेंशन को, कोई भी व्यक्ति अगर अनलॉफुली डिटेन किया जाता है तो उस अनलॉफुल डिटेंशन को में फंसे हुए व्यक्ति को कोर्ट से रिलीज कर, कोर्ट जो है वो रिलीज करने का आदेश देता है। ठीक है, तो हेबियस कॉर्पस, इसका शाब्दिक अर्थ होता है टू हैव अ बॉडी। ठीक है, तो जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे सशरीर प्रस्तुत किया जाए। अच्छा, ये हेबियस कॉर्पस कब लागू नहीं होती है? यदि किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिवली डिटेन किया गया है। ठीक है, प्रिवेंटिवली डिटेन का मतलब क्या हुआ? निवारक निरोध के अंतर्गत डिटेन किया गया है। जैसे यूएपीए के अंतर्गत अगर किसी को डिटेन किया गया है या नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट एनएसए लगाया गया है किसी पे, तो ऐसी स्थिति में आपका हेबियस कॉर्पस रिट जारी नहीं की जाती है। ठीक है, चलिए अब जरा फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइए कि ये जो रिट है क्यो वारंटो, ये कब जारी की जाती है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल है सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये किस चीज से संबंधित है? तो सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों ये बैडमिंटन के खेल से संबंधित संगठन है। बैडमिंटन से रिलेटेड आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और इसके टूर्नामेंट्स को करवाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। Which British scientist is known for developing the principle of holography in 1947? ठीक है, अच्छा अब इसका जो आंसर है दोस्तों ये है डेनिस गेबर। ठीक है, तो डेनिस गेबर आपके वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आपका होलोग्राफी का प्रिंसिपल दिया है। चार्ल्स टाउन्स, मेजर और मेजर, ये दोनों के दोनों जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने मेजर, ठीक है, अब जैसे लेजर होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, वैसे ही माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, लेजर में हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं, मेजर में माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं। ये दो जो व्यक्ति हैं इन दोनों ने मेजर के क्षेत्र में इसके विकास में कार्य किया है। दूसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, बेटा ये भी यूएसए से हैं और ये भी यूएसए से हैं।
फिर तीसरे आते हैं हमारे पास हाइजेनबर्ग। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं, हाइजेनबर्ग, जिसने जीवन में साइंस पढ़ी है उसे हाइजेनबर्ग का नाम जरूर पता होता है। और हाइजेनबर्ग जो है वो आपके कौन थे, जिन्होंने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था, यानी अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल दिया था। इन्होंने कहा था कि किसी भी परमाणु में जो आपका इलेक्ट्रॉन होती है उसका हमें एक समय पे या तो केवल गति का बोध होता है या हमें उसके स्थान का बोध होता है। हम दोनों चीजों को एक समय पे एक जगह ज्ञात नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, ये जो हाइजेनबर्ग है दोस्तों, ये एक जर्मन है, ठीक है। तो इसमें 3 ऑप्शन जो हैं वो ऑलरेडी नॉन ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं, तो जो बचे हुए हैं वो ऑलरेडी ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ को। और अगला सवाल है, द ड्यूरेशन ऑफ 12th 5-year प्लान, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेके 2017 तक थी और ये हमारा लास्ट 5-year प्लान थी। इसके बाद इसी टाइम पे जो प्लानिंग कमीशन था दोस्तों, इसको डिसॉल्व करके हम लोगों ने एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसे कहते हैं नीति आयोग, ठीक है। ये प्लानिंग कमीशन के जैसा ही है, ठीक है। आप फटाफट से पिन कमेंट में हम लोगों को ये कमेंट बॉक्स पे लिख के बताओ जरा ये नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ को। अच्छा ये भी याद रखेंगे इसमें कि ये लास्ट पंचवर्षीय योजना है, अंतिम पंचवर्षीय योजना है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल हमारे सामने है जो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। अच्छा सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि माइक्रो फाइनेंस क्या होता है। तो हम लोगों ने जैसे जाना था माइक्रो लोन्स, माइक्रो फाइनेंस का मतलब क्या हुआ बेटा, एक ऐसा संस्था जो छोटे छोटे स्केल के, बहुत छोटे 1 लाख से कम के लोन देता है। तो 1 लाख से नीचे के जो लोन होते हैं ये आपके माइक्रो लोन्स कहलाते हैं। जनरली जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो ऐसे ही जो छोटे छोटे लोन हैं वो ग्रांट करते हैं। और इस समय पे जो आपका इंडिपेंडेंस के समय पे जो संगठन बना था इसको कहा गया था रूरल कोऑपरेटिव्स, यानी ग्रामीण सहकारी संगठन। इनका गठन जो है वो आपका स्वतंत्रता के समय पे किया गया था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ को। और अगला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द मुस्लिम लीग फॉर्म, मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों 1906 ये वो साल है जिस साल आपका मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। एक सवाल इसके ऊपर काफी बार पूछा जाने वाला सवाल है, एक रिपीटेटिव क्वेश्चन इसमें यह पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई थी, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी डेक्का में, यानी ढाका में, ठीक है। अब 1909 दोस्तों ये जाना जाता है, ये साल है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के लिए, मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। अच्छा ये मिंटो हमारे इतिहास में 2 हुए हैं, मिंटो फर्स्ट, ये मिंटो सेकंड है। 1912 बच्चों ये साल जाना गया किसके लिए, कैपिटल शिफ्ट के लिए, यानी जो पहला तो इसमें बंगाल का विभाजन वापस ले लिया गया था, दूसरा भारत की राजधानी शिफ्ट कर दी गई थी कलकत्ता से न्यू दिल्ली। 1915 रिटर्न ऑफ गांधी जी। तो गांधी जी का रिटर्न वर्ष 1915 में हुआ था। तो 1915 में गांधी जी भारत आए थे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा जिस दिन ये भारत आए थे उसी दिन को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए अगला सवाल हमारे पास आता है कि मौसिन राम, जो कि दुनिया में सर्वाधिक वेटेस्ट प्लेस जिसे कहा जाता है, जहां सर्वाधिक बारिश होती है, ये कहां पे
किस पहाड़ी में स्थित है? ठीक है, अब इसका जो उत्तर है वो है खासी पहाड़ियां, खासी हिल्स में। 3 पहाड़ियां हैं दोस्तों यहां पे, गारो, खासी और जैंतिया। ठीक है, ये 3 पहाड़ियां मिलके एक फनल लाइक, एक कीपाकार संरचना बनाती हैं, और उन कीपाकार संरचनाओं के कारण आपका जो मौसिनराम और चेरापूंजी है यहां पे बहुत अधिक वर्षण होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ को, और अगला सवाल है कोपाकेबाना बीच इज सिचुएटेड इन। अच्छा दोस्तों, कोपाकेबाना बहुत ही फेमस बीच है, कहां का? ब्राजील का। और ब्राजील में ये है कहां? रियो डी जेनेरियो में। तो ये रियो डी जेनेरियो में स्थित है। ठीक है, और इस बीच को कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है कि यहाँ पे जो है वो आपका सैंड और मार्बल के पैटर्न्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो चलिए, और जिस वजह से इस बीच को देखने दूर दराज से लोग आते हैं, दूर दूर से पर्यटक इसमें आते हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following has been incorrectly listed as the condition for becoming citizen of India? निम्नलिखित में से किसे भारत का नागरिक बनने की शर्त के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया है? तो अच्छा दोस्तों, यहाँ पे नागरिकता के लिए हमारे पास कुछ कंडीशन दी गई है, और हमें इस सवाल में ये बताना है कि नागरिक बनने के लिए इनमें से कौन सी शर्त लागू नहीं होती है। सबसे पहली जो शर्त है वो कहलाती है बाय नेचुरलाइजेशन। अब ये नेचुरलाइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति, अगर वो भारत का नागरिक नहीं है, वो किसी दूसरे देश का नागरिक है, पर वो एक काफी लंबे समय से भारत में रह रहा है और वो अपने देश की नागरिकता का त्याग कर देता है, तो अपने देश की नागरिकता का त्याग करने के बाद ये भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है, और ऐसे में उसे भारत की नागरिकता दी जाती है। ये अवधि 15 साल से अधिक होनी चाहिए। दूसरा जो हमारे पास है वो कहलाता है दोस्तों बाय डिसेंट, यानी वंश द्वारा नागरिकता। अब ये वाला जो वंश वाला जो फंडा है, ये कैसे काम करता है? देखिए, एक कपल है और इस कपल का जो बच्चा है वो भारत के बाहर पैदा हुआ है, पर इस बच्चे को रजिस्टर आपने उस कंट्री में, जिस कंट्री में इसका जन्म हुआ है, उस कंट्री में इसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है। तो ऐसे बच्चा जब भारत वापस आएगा तो भारत वापस आके इसे नागरिकता भारत की ग्रांट कर दी जाएगी। अब ये क्योंकि जन्म नहीं हुआ है भारत में, इसलिए जन्म से भारत का नागरिक नहीं है, किंतु ये भारत का नागरिक कैसे हो गया? बाय डिसेंट, यानी वंश के आधार पे, क्योंकि माता पिता दोनों के दोनों भारत के नागरिक हैं। अगली कंडीशन, सिटीजनशिप थ्रू एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। बच्चों, भारत के अंदर संपत्ति खरीदने के उपरांत आप भारत के नागरिक नहीं बन जाते, तो प्रॉपर्टी खरीदना यहां पे नागरिकता की कंडीशन नहीं है। प्रॉपर्टी एक्वायर करके सिटीजनशिप हमारे देश में नहीं दी जाती। कई देशों में ऐसी नागरिकताओं का प्रावधान है, पर हमारे यहां नहीं है। सिटीजनशिप बाय बर्थ, जन्म से भारत की नागरिकता। अच्छा, सिटीजनशिप बाय बर्थ ये भी भारत में फॉलो करती है, और इसकी कंडीशन क्या है? जब पहली कंडीशन तो यही है भैया, बच्चे का जन्म भारत में होना चाहिए, और जब बच्चे का जन्म हो तो जन्म के समय पे इसके माता और या पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। दूसरा जो है, जो दूसरा कपल में दूसरा हिस्सा है, वो दूसरा पेरेंट जो है वो आपके इलीगल इमिग्रेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ को। अच्छा, इसका उत्तर जो है वो आपका ये वाला प्रश्न है। हमारा अगला सवाल, द ट्राई पार्टी स्ट्रगल हैज बीन गुर्जर प्रतिहार्स इन नॉर्थ, पाल इन ईस्टर्न इंडिया एंड डैश इन सदर्न इंडिया। देखो दोस्तों, अब पहली चीज तो ये चारों के चारों जो भी आप वंश देख रहे हैं, चारों की चारों डायनेस्टीज देख रहे हैं, चेर, चोल, मराठा और राष्ट्रकूट, ये चारों के चारों जो हैं वो दक्षिण भारत से ही आ रहे हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूट इसका उत्तर है। तो राष्ट्रकूट दक्षिण में ये ट्राई पार्टी स्ट्रगल का जो केंद्र बना था, 3 शक्तियां
एक क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए लड़ रही थी और इस एक क्षेत्र को कहा गया कन्नौज। तो कन्नौज पे अपने नियंत्रण को स्थापित करने के लिए तीन शक्तियों के बीच में ये स्ट्रगल हुआ था, जिसमें गुर्जर प्रतिहार ये जो उत्तर के हैं ये जीते थे। ये स्ट्रगल हर्षवर्धन के फॉल के बाद स्टार्ट हुआ था, 9वीं शताब्दी का ये स्ट्रगल है। ठीक है, मराठे आधुनिक और मध्य लेटर जो मिडिवल पीरियड है ये उसके रूलर्स हैं। चेरा ये आपके केरल के रूलर हैं और चोल शक्ति जो है ये आपकी आंध्र प्रदेश की शक्ति है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल की तरफ को, और अगला सवाल आता है आपके सामने। फ्रॉम विच कंट्री हैज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शल लॉ विच रिस्ट्रिक्ट्स फंडामेंटल राइट इज बोरोड? तो बच्चों यूनाइटेड किंगडम से ये मार्शल लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया है। चलिए एक चीज और समझ लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में आर्टिकल 34 अनुच्छेद 34, ठीक है, ये मार्शल लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, मार्शल लॉ का मतलब यह हुआ जब नागरिक प्रशासन सेना के हाथ में आ जाता है, जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आर्मी कंट्रोल करती है तो उसे मार्शल लॉ कहते हैं। मार्शल लॉ एक छोटे से एरिया से लेके पूरे देश पे लगाया जा सकता है, भारत में पैन इंडिया ये कभी नहीं लगाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल की तरफ को, और अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्न में से कौन सा वक्तव्य या कौन सा कथन सही है? पहला कथन है द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स अकर्स थ्रू वाटर। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स इन एंजियोस्पर्म अकर्स थ्रू वाटर, जी बिल्कुल नहीं। द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स अकर्स थ्रू एयर, जी नहीं। द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स इन जिम्नोस्पर्म अकर्ड थ्रू वाटर, ये भी उत्तर नहीं है। तो इसका आंसर जो है बच्चों ये है। अच्छा, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि ब्रायोफाइट्स को हम लोग ने किस नाम से जाना था? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ये पादप जगत के उभयचर हैं। इन दोनों ही प्लांट्स को उगने के लिए नम जगहों की आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है, रिप्रोडक्शन के लिए खास तौर से, यानी प्रजनन के लिए इन्हें जल की आवश्यकता होती है। चलिए इस तथ्य के साथ बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ को, और अगला सवाल हमारे सामने है, पंडित रविशंकर popularized which instrument in particular all over the world? पंडित रविशंकर ने किस इंस्ट्रूमेंट को पूरी दुनिया में सबसे अधिक प्रचार विशेष रूप से पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया? तो दोस्तों पंडित रविशंकर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोपोनेंट हैं आपके सितार के। तो सितार एक्सपर्ट थे श्री रविशंकर जी। तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ को, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट मौर्यन रूलर एंड वाज किल्ड बाय हिज कमांडर इन चीफ? तो दोस्तों इसका जो उत्तर है ये है बृहद्रथ। और बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? इसकी हत्या की थी पुष्य मित्र शुंग ने। और ये जो पुष्यमित्र शुंग था, इसने शुंग वंश की स्थापना की थी, जो कि एक ब्राह्मण वंश है। तो पुष्यमित्र शुंग ने एक ब्राह्मण वंश शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अच्छा, मौर्यंस जो हैं, ठीक है, ये मगध के शासक थे। अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य इसके महानतम शासकों में से माने जाते हैं। और मगध में जो सबसे फर्स्ट डायनेस्टी जिसका शासन रहा, उसको भी बृहद्रथ वंश के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज ये हमारे वो क्वेश्चंस हैं। आज के इस सेशन में हम लोगों ने उन क्वेश्चंस को जाना जो क्वेश्चन सीपीओ एग्जामिनेशन 2023 सेकेंड शिफ्ट के अंदर आए थे। इसके बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम हमारे अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।